Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. बाजार के चक्र में अंदर ही अंदर कई सारे चक्र चलते रहते हैं और इनमें से एक बड़ा चक्र है जिस पर आपकी निगाह हमेशा बनी रहनी चाहिए और यह चक्र है सेक्टर रोटेशन का। जी हां, इस शब्द को आपने सुना अवश्य होगा, लेकिन अगर आप इसके मायने ठीक ढंग से नहीं जानते हैं और आपको पता भी है कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है, लेकिन अभी तक सेक्टर रोटेशन से आपने फायदा नहीं करा है, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है। आज का वीडियो देखिए और जानिए कि सेक्टर रोटेशन बाजार में ट्रेड करने और निवेश करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। नमस्कार, जय श्री राम। भाई देखिए, कई सारे सेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सारे सेक्टर एक समय पर नहीं चलते हैं। कभी आईटी चल रहा होता है तो बैंक निफ्टी सुस्ता रहा होता है, कभी बैंक चल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि केमिकल के शेयर बिल्कुल चादर ताने सो रहे होते हैं। यानी सेक्टर समय समय पर अलग अलग सेक्टर अगुवाई कर रहे होते हैं, तेजी दिखा रहे होते हैं। अगर इन सेक्टर के बीच में आपस में क्या संबंध है ये समझ आ जाए, कौन से सेक्टर पर अब बाजार मेहरबान होने वाला है ये पहले पता लग जाए, तो सोचिए कितने जबरदस्त ट्रेड हो सकते हैं। इसी को कहा जाता है सेक्टर रोटेशन, क्योंकि बाजार में सारे सेक्टर एक साथ नहीं बढ़ते हैं। ये बात आप भली भांति समझते हैं। किस सेक्टर की बारी आने वाली है, कौन सा सेक्टर अब पिछड़ने वाला है, इसको समझने के लिए सेक्टर रोटेशन के पीछे के तंत्र को जानना जरूरी है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या है, कैसे इसका आप फायदा उठा सकते हैं, कैसे आपको पूर्वानुमान हो सकता है कि कौन से सेक्टर पर अब बाजार विशेष रूप से ध्यान देने वाला है, कहां पर बड़ी तेजी बनने वाली है। तो आज के वीडियो को बहुत फोकस होकर के सुनिएगा, देखिएगा और नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके हमेशा काम आता रहेगा। तो देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि कई सारे सेक्टर हैं। कुछ सेक्टर के तो इंडेक्स एक्सचेंज ने बनाए हुए हैं। मिसाल के तौर पर निफ्टी बैंक इंडेक्स या फिर निफ्टी आईटी इंडेक्स, यानी कि एक पूरे सेक्टर का एक सेक्टोरल इंडेक्स बना हुआ है। लेकिन कई सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स ऐसे हैं जिनका कोई सेक्टोरल इंडेक्स नहीं है। मिसाल के तौर पर लिकर स्टॉक्स का कोई इंडेक्स नहीं है, हॉस्पिटल स्टॉक्स का अलग से कोई इंडेक्स नहीं है। इसीलिए अगर आप एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट को स्टडी करना आप चाहते हैं तो उसके लिए खुद से सेक्टोरल इंडेक्स रचने पड़ते हैं। यानी उस सेक्टर के सबसे अग्रणी चार्ट्स को लें, सबको प्लस साइन लगाकर ट्रेडिंग व्यू पर एक अपना ही इंडेक्स तैयार कर लें और फिर उस इंडेक्स की तुलना करें निफ्टी के साथ, यह जानने के लिए कि कौन सा इंडेक्स अंडर परफॉर्म कर रहा है और कौन सा कर रहा है आउट परफॉर्म। यह काम करना बहुत आसान है। आप ट्रेडिंग व्यू खोलिए, सेक्टोरल इंडेक्स चुनिए। मिसाल के तौर पर हम यहां चुनते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स और इसकी तुलना करते हैं प्लस साइन पर क्लिक करके निफ्टी को चुनकर इस तरह से निफ्टी से इसकी तुलना कर देते हैं। तो आपको 1 मिनट में पता लग जाता है कि कौन सा सेक्टर निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कौन निफ्टी से पिछड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जो सेक्टर निफ्टी से आगे चल रहे हैं वहीं पैसा बनने की संभावना होती है। अब देखिए, एक चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि सेक्टोरल रोटेशन होता क्यों है। यानी कि कभी एक सेक्टर आगे तो दूसरा पीछे, तो कभी दूसरा सेक्टर आगे तो पहला पीछे, ये क्रम क्यों होता है। देखिए, इसके पीछे कई सारी वजह है। सबसे पहली वजह है कि इंडेक्स मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। सेक्टर अलग अलग है लेकिन इंडेक्स एक है, यानी कि निफ्टी 50, सेंसेक्स 30। इन इंडेक्सेस को संभालने के लिए कुछ सेक्टर्स को दबाना पड़ता है और कुछ को उठाना पड़ता है। यानी कि कुछ सेक्टर्स चलते हैं और कुछ कमजोर रहते हैं, जिससे कि इंडेक्स मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से हो पाए।
दूसरी बड़ी वजह है रिलेटिव वैल्यूएशन, यानी कि अगर एक सेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, पीई बहुत बढ़ गया है, तो आमतौर पर उसमें अपने आप बिकवाली का दबाव आ जाता है और उसकी कीमतें घट जाती हैं, वो अंडर परफॉर्म करने लगता है। जो सेक्टर कुछ समय से पिटा होता है उसमें वैल्यूएशन आकर्षक हो जाते हैं और वहां पर पैसा जाने लगता है, यानी कि रिलेटिव वैल्यूएशन की वजह से कभी कोई सेक्टर चमकता है तो कोई सेक्टर फीका हो जाता है। तीसरी बड़ी बात यहां पर जो आपको समझनी है वो है कि न्यूज का भी इस पर बड़ा असर पड़ता है। मान लीजिए किसी एक सेक्टर पर बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सोता हुआ सेक्टर भी जाग जाता है और उसमें तेजी देखने को मिलती है। कभी कभार जो सेक्टर बहुत चढ़ जाता है उसमें नेगेटिव खबरें आने की वजह से उसमें गिरावट या उतार देखने को मिलता है, यानी न्यूज का भी इसमें बड़ा दखल है। और चौथा और सबसे अहम कारण है मार्केट डायनेमिक्स, यानी कि देखिए बाजार के अपने ही तंत्र, अपने नियम, अपने कायदे होते हैं। ये जो मार्केट डायनेमिक्स है इसकी वजह से भी प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी किसी एक सेक्टर पर ज्यादा लोग पोजीशन बना लेते हैं तो आप देखते हैं कि वहीं पर आपको कमजोरी देखने को मिलती है। जहां लोग ज्यादा बुलिश हो जाते हैं वही सेक्टर फिर कुछ समय के लिए फीका हो जाता है। ऐसा हम अक्सर होते हुए देखते हैं। तो इन चार वजहों से कभी कोई सेक्टर आगे तो कभी कोई सेक्टर पीछे रहता है। अब सवाल यह है कि इसको पहले कैसे पहचाना जाए, तो आइए इसके गुर को समझते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा कि सेक्टर कई सारे हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि न केवल कुछ पहले से तयशुदा सेक्टोरल इंडेक्स हैं बल्कि कई सारे ऐसे सेक्टोरल इंडेक्स हैं जो आपको स्वयं से रचने पड़ेंगे। यानी मान लीजिए आप स्पेशलिटी केमिकल्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए खुद एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। एग्रो केमिकल्स को ट्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए एक इंडेक्स स्वयं से तैयार कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि डिफेंस के शेयर्स को ट्रैक करें तो निफ्टी डिफेंस इंडेक्स न होने की वजह से आप खुद से डिफेंस की कुछ अग्रणी कंपनियों को प्लस साइन के जरिए ट्रेडिंग व्यू में जोड़ करके खुद एक काम चलाऊ इंडेक्स तैयार कर सकते हैं और इस इंडेक्स की तुलना आप निफ्टी से करके यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्टर आगे है। अब सवाल यह है कि अगला सेक्टर कौन सा होगा, यह जानने के लिए क्या करें। सबसे पहले एक फहरिस्त बनाइए उन तमाम सेक्टोरल इंडेक्स की जो कि ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू पर या किसी भी अन्य चार्टिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध होते हैं। मिसाल के तौर पर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स, निफ्टी पीएससी यानी कि सरकारी कंपनियों का इंडेक्स। इस तरह से जो पहले से बने हुए इंडेक्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। इनमें उन सारी लिस्ट को जोड़ दीजिए जो सेक्टोरल सेगमेंट्स आपने खुद आइडेंटिफाई करके उनके इंडेक्स बनाए हैं। अब देखिए कि बाजार तेज होना चाहिए तभी सेक्टोरल रोटेशन देखने को मिलता है। बाजार मान लीजिए तेज है, निफ्टी तेजी से ऊपर जा रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, हायर बॉटम्स बना रहा है, यानी देखिए आपको एक ऐसे सेक्टर को चुनना है जिसमें यूं तो अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन कुछ समय के लिए एक पॉज, एक करेक्शन, एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा हो। इस सेक्टर को विशेष रूप से मॉनिटर कीजिए। बाजार की तेजी में इस सेक्टर की भी बारी आएगी। केवल कुछ समय के लिए यह सेक्टर मौन है, किनारे में बैठा हुआ है। तो अब आप इस चार्ट को गौर से देखिए और इसमें इंतजार कीजिए कि चार्ट पर ब्रेकआउट और वॉल्यूम एडिशन आते हुए आपको दिखे। सबसे पहले आपको वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आएगा। यह पहला सूचक होता है कि यहां पर बड़ी पोजीशंस बन रही हैं। आमतौर पर जब वॉल्यूम की पोजीशंस बनती हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस बनती हैं, उस समय वॉल्यूम के अलावा प्राइस पर कोई संकेत नहीं होता कि इसमें बड़ी तेजी आने वाली है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखना जानते हैं तो आपको पहले आभास हो जाएगा कि कुछ ना कुछ नया इस सेक्टर में होने जा रहा है। उसके बाद आता है प्राइस का ब्रेकआउट और यह है आपका पुष्टि का संकेत, यानी अब इस सेक्टर का नंबर आ गया है। जैसे ही आपको इस सेक्टर में चाल बनते हुए नजर आए आपको तुरंत उसमें एंट्री लेनी होती है। जितना समय आप गवाएंगे उतना मुश्किल एंट्री लेना हो जाता है। तो याद रखिए कि बाजार में तेजी होनी चाहिए। एक सेक्टर जो कुछ समय के लिए चुप है उसके चार्ट को गौर से देखिए, पहले वॉल्यूम को बढ़ता हुआ देखिए और उसके बाद प्राइस का ब्रेकआउट आने पर एंट्री लीजिए। तो आपके हाथ में तुरंत उस सेक्टर में पोजीशन बन जाएंगी जिसकी बारी अब आने वाली है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यह बताने का प्रयास करता हूं। बात 2023 की है। कुछ समय के लिए सरकारी बैंकों में कमी आई, हालांकि आप देखिए कि ओवरऑल ट्रेंड निफ्टी का स्ट्रॉन्ग चल रहा था। यहां देखिए सरकारी बैंकों के चार्ट पर कुछ कमजोरी देखने को मिली, पॉज आया, कंसोलिडेशन आया और इस दौर में आप देखिए आपको यह पता लगा कि कभी ना कभी सरकारी कंपनियों का दौर वापस लौट करके आएगा।
जैसे ही प्राइस पर ब्रेकआउट हुआ, वॉल्यूम में वापस से बढ़त आते हुए दिखी, वहीं पर अवसर पैदा हुआ और वहां से देखिए कितनी बड़ी तेजी और कितनी शानदार तेजी आपने सरकारी बैंकों के चार्ट्स पर आते हुए देखी। तो देखा आपने कि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में इस ब्रेकआउट के बाद किस प्रकार से तेजी बनी, कैसे सेक्टर का रोटेशन हुआ, एक सेक्टर आगे हो गया और जो सेक्टर अभी तक आगे था वो पीछे हो गया। यहां से पीएसयू बैंक स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी बनी और ये इंडेक्स नए हाईज तक पहुंचा। ये 4000 के आसपास उस समय इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। ये इंडेक्स बढ़कर 5500, 6500, 7500 तक अब आ गया है। यानी सेक्टर रोटेशन में इसने अपनी बारी खेल ली है। तो इस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग सेक्टर आगे होते हैं। आपको अलग अलग सेक्टर के चार्ट्स देखने हैं, उनमें पॉज या कंसोलिडेशन का दौर आइडेंटिफाई करना है, रेखाएं डालनी है और वॉल्यूम को देखना है, जिससे आप सेक्टर के ब्रेकआउट को समय पर पहचान। तो देखिए, जैसे ही आपको पता लगे कि कौन सा सेक्टर अब बढ़ने वाला है, आपको उस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों पर फोकस करना है और फिर उनके इंडिविजुअल चार्ट्स के आधार पर आपको निर्णय करने हैं। लेकिन आपको यह पता होगा कि किस सेक्टर पर ध्यान देना है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपको चीनी स्टॉक्स का एक इंडेक्स आप बनाते हैं और उसको ट्रेड करते हैं, उसको देखते हैं और आप देखते हैं कि कंसोलिडेशन के बाद शुगर स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है। तो अब आपको यह पता है कि पूरा सेक्टर अब तेजी दिखा रहा है, निफ्टी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, वॉल्यूम अच्छे हैं, ब्रेकआउट आया है। तो अब आपको किसी चीनी स्टॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें निवेश करना होता है। इस तरह सेक्टर रोटेशन का आप फायदा उठाते हैं। यह काम सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना वाकई होता नहीं है, लेकिन है बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही पावरफुल। इसको आजमा करके देखिएगा। तो जब आप स्वयं से आजमाने लगें और आपको कोई परेशानी पेश आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं जरूर आपकी दुविधाओं को निवारण करने का प्रयास करूंगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। क्या आपने इस फिनोमेना को कभी होते देखा है? अगर होते देखा हो तो अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में मेरे साथ जरूर बांटिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। सेक्टर तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर हमें चार्ट देखने आते हैं तो हमारे नतीजे हमेशा, चाहे बाजार कैसा हो, एक से रहते हैं। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।